नमस्कार, एक बार फिर आपका प्रवीण वालिया केमिस्ट्री एजुकेशन हब में स्वागत है। विलियन लेसन को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक पढ़ते हैं हम हिमांक अवनमन। टॉपिक का नाम है हिमांक अवनमन। सबसे पहले हिमांक का मतलब क्या होता है? देखिए, हिमांक का सीधा सा अर्थ होता है जमना। जब कोई पदार्थ अपने पास या लिक्विड अपने पास है, द्रव अपने पास है, वो जिस टेम्परेचर पे जम जाता है, जिस टेम्परेचर पे क्या होता है, वो जम जाता है, उसको अपन हिमांक बोलते हैं। अपनी सीधी भाषा में हिमांक बोलते हैं। लेकिन एक हिमांक की हम उपयुक्त परिभाषा भी दे सकते हैं। हिमांक का अर्थ होता है वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की ठोस व द्रव अवस्था के वाष्प दाब बराबर हो जाते हैं। यानी ठोस और जो द्रव अवस्था है उसके वाष्प दाब, कौन से वाष्प दाब जब बराबर हो जाते हैं या जिस टेम्परेचर पे बराबर हो जाते हैं उसे हम हिमांक कहते हैं। अर्थात इस ताप पर कोई भी पदार्थ जम जाता है। ये हिमांक के बारे में एक उपयुक्त परिभाषा है। डेफिनेशन सीधी सार्थ है कि है ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर ठोस और द्रव अवस्था के वाष्प दाब बराबर हो जाते हैं उसे उस पदार्थ का हिमांक कहते हैं। यानी हिमांक पर वो पदार्थ जम जाता है। टॉपिक जो पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं हिमांक अवनमन। देखिए, हिमांक अवनमन का मतलब क्या होता है? अवनमन का मतलब होता है गिरना, कम हो जाना। अवनमन का मतलब क्या होता है? गिरना या कम हो जाना होता है। देखिए, हिमांक अवनमन से मतलब क्या है? हमारे पास मान लिया ये कोई शुद्ध विलायक है। हमारे पास क्या है? शुद्ध विलायक है। जैसे हमारे पास मैंने कह दिया जल है। इस जल में कोई अवाष्पशील पदार्थ डाल देंगे। क्या डाल दें? अवाष्पशील पदार्थ, यानी अवाष्पशील कोई विलेय अपने इसमें डाल दें, चीनी डाल दें, नमक डाल दें, जो भी है अवाष्पशील होना चाहिए। तो अवाष्पशील विलेय डालने से उसके हिमांक में कमी आ जाती है। यानी जो हमारे पास ये विलयन बना है इसका हिमांक जो होता है वो कम हो जाता है। इसका हिमांक क्या होता है? वो कम हो जाता है। इसे हिमांक अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमांक अवनमन। इसका बड़ा एक उपयुक्त उदाहरण आप प्रैक्टिकली प्रायोगिक कर सकते हो, देख भी सकते हो। जैसे हमारे पास एक बर्फ है, हमारे पास प्योर वाटर है, शुद्ध बर्फ है हमारे पास। अपन जानते हैं कि जो बर्फ है उसका जो हिमांक होता है लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास? 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। जैसे ही आप क्या करते हो, इस बर्फ में आप NaCl यानी नमक मिला दो। क्या मिला दो? नमक मिला दो। जैसे ही आप इसमें नमक मिलाओगे तो नमक मिलाने के बाद इसके अंदर आप थर्मामीटर लगा के देखना। क्या देखना? थर्मामीटर, तापमापी लगा के देखोगे तो देखने से जो बर्फ में आपने NaCl डाला है, ये जो विलयन बना है, इसका हिमांक कम हो जाता है। इसके हिमांक में कमी आ जाती है। यानी बर्फ से नीचे इसका हिमांक चला जाता है। इसे कहते हैं हम हिमांक अवनमन। ये आप प्रैक्टिकली या प्रायोगिक रूप से देख भी सकते हो। तभी तो NaCl जो है, नमक है, इसका उपयोग जो बर्फीली पहाड़ियां होती है जहां बर्फ जम जाती है, रस्तों में जो देखोगे आप, जम्मू कश्मीर की तरफ जो रास्ते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, रुक जाते हैं, वहां बर्फ को हटाने के लिए इस NaCl का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जो NaCl होता है वो बर्फ के हिमांक में कमी लाता है। इसीलिए NaCl का प्रयोग जो बर्फ है उसको रास्तों पर से हटाने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये मैंने कहा प्रैक्टिकली आप क्या कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो। तो मैंने उदाहरण दिया आपको बर्फ का और NaCl का। आप थर्मामीटर लगा के चेक करना, पता भी लग जाएगा आपको। अब हम बात करते हैं, डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। जब किसी अवाष्पशील विलेय को शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है, मैंने कहा भी अवाष्पशील विलेय को शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है तो बनने वाले विलयन के वाष्प दाब में कमी हो जाती है। जो बनने वाला विलयन है उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है।
यानी एक बात तो तय है कि आप अवाष्पशील विलय मिलाओगे तो हमेशा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। परिणाम स्वरूप विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक से कम हो जाता है, जिसे हिमांक अवनमन कहते हैं। तो सीधा सा तात्पर्य एक ही है, आप किसी शुद्ध विलायक के अंदर कोई अवाष्पशील विलय मिला दोगे, उसके हिमांक में कमी आ जाती है, इसे हम हिमांक में अवनमन कहते हैं। हिमांक में अवनमन होता है डेल टीएफ, डेल टीएफ इज इक्वल टू होता है टीएफ माइनस टीएस। जो टीएफ है, टीएफ का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट, एफ का मतलब क्या है, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग का मतलब होता है जमना, फ्रीजिंग। और टीएस जो है वो विलयन का हिमांक है, टीएफ है शुद्ध विलायक का हिमांक और टीएस है विलयन का हिमांक। यानी शुद्ध विलायक का हिमांक ज्यादा होता है किसकी तुलना में, विलयन की तुलना में। तो समीकरण ये आप याद रखना, इससे अपने काम आएगी आगे। तो टीएफ बराबर होता है, डेल टीएफ बराबर होता है टीएफ माइनस टीएस। समीकरण नंबर मैंने इसको एक दे दी। हमने क्या किया, तीन प्रकार के चीज ले ली, एक तो शुद्ध विलायक ले लिया, एक अपने विलयन फर्स्ट ले लिया और एक अपने पास विलयन क्या ले लिया, सेकंड ले लिया। तीन अपने पास है, एक शुद्ध विलायक है, एक अपने पास विलयन फर्स्ट है, जैसे ये शुद्ध विलायक है, ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड है। ये विलयन फर्स्ट और ये विलयन क्या है, सेकंड है। तो फर्स्ट के अंदर सांद्रता कम है, सेकंड में सांद्रता क्या है, ज्यादा है। जैसे जैसे सांद्रता बढ़ती जाएगी तो वाष्प दाब में तो आती है कमी और हिमांक में भी क्या जाती है, कमी आ जाती है। जैसे लिखा भी है मैंने, शुद्ध विलायक का हिमांक टीएफ, वाष्प दाब पीबी नोट हम जानते भी है। इसी प्रकार विलयन फर्स्ट और विलयन सेकंड के हिमांक क्रम से T1 और T2 है, फर्स्ट और सेकंड के, और वाष्प दाब क्या है, P1 व P2 है। तो हिमांक की बात करूं मैं, सबसे ज्यादा हिमांक होगा शुद्ध विलायक का, फिर विलयन फर्स्ट का हिमांक होगा, सबसे कम होगा विलयन सेकंड का। वाष्प दाब भी शुद्ध विलायक का सबसे ज्यादा, फिर विलयन फर्स्ट का और फिर विलयन सेकंड का। तो ये रहे इसके थ्योरेटिकल पॉइंट। अब चलते हैं इसके समीकरण की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं इसके बारे में, जो ग्राफ इसमें दिया गया है आपको। जो ग्राफ दिया गया है, एक तरफ तो वाष्प दाब है P, एक तरफ है टेम्परेचर T। टेम्परेचर क्या है, T है। तो ग्राफ को बनाने का तरीका थोड़ा देखिए। एक लाइन मैंने यूं लगाई है, दूसरी लाइन मैंने यूं लगाई है और तीसरी लाइन मैंने यूं लगा दी। बीच में से मैंने एक लाइन को यूं जाने दी, इस लाइन को मैंने यूं घुमा दिया, इसको मैंने यूं घुमा दिया थोड़ा, इसको मैंने यूं घुमा दिया। ठीक है भाई, ये तो है शुद्ध विलायक का ग्राफ। शुद्ध विलायक ये विलयन फर्स्ट का है और ये विलयन सेकंड का है। मैं नाम देता हूं इसको A, B, C, D और E, मैंने नाम दे दिए। ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, ये विलयन फर्स्ट का है और ये विलयन सेकंड का है। शुद्ध विलायक का तो मैं लिखूं TF, P1 के संदर्भ में लिखूं मैं T1 और P2 के संदर्भ में लिखूं मैं T2। ये तो मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ग्राफ आपको ध्यान में समझ में आ ही गया होगा। नीचे में नीचे क्या लिखे हैं, टेम्परेचर। इसका मतलब इधर जा रहे हैं तुम, जो हिमांक है उसके अंदर क्या आ रही है, कमी आ रही है। सो हिमांक में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। शुद्ध विलायक का जो हिमांक है वो सबसे ज्यादा है, फिर कम है विलयन फर्स्ट का और फिर विलयन सेकंड का। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब सबसे ज्यादा है, फिर कम फर्स्ट का है और फिर सेकंड का है। ये तो था इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया मैंने। अब थोड़ा सा ध्यान दोगे, इसके अंदर एक त्रिभुज तो ये बन रहा है और एक त्रिभुज बन रहा है, ये यूं त्रिभुज, दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो मैं लिखता हूं त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACE
दोनों समरूप त्रिभुज है। कौन से हैं? समरूप। और मैंने पीछे बताया समरूप त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिनके अंदर भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। तो मैं इसे लिख सकता हूं AD अपॉन AD अपॉन AE इज इक्वल टू AB अपॉन AC। AB अपॉन क्या है? AC है। AD को AD ये है, ये AD है, ठीक है। तो इसको लिखता हूं मैं TF माइनस ये AD TF माइनस T1 और AE जो है TF माइनस T2 और जो AB है इस AB को देखिए ये AB है तो मैं लिखता हूं PB नोट माइनस P1 अपॉन PB नोट माइनस P2। ये एक डिफरेंस है। ये क्या है? डिफरेंस है। इसको लिखता हूं मैं डेल TF1 अपॉन डेल TF2। इसको लिखता हूं मैं डेल P1 अपॉन डेल P2 क्योंकि ये डिफरेंस है, अंतर है। इसको लिख सकता हूं मैं डेल TF, इसको लिख सकता हूं मैं डेल P। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो वाष्प दाब में अवनमन है वो जो हिमांक में अवनमन है, वाष्प दाब में जो अवनमन है वो हिमांक के अवनमन के बराबर होता है या इस पर निर्भर करता है। इसको अपन क्या कर सकते हैं? एक सीधी समीकरण से भी लिख सकते हैं। मैं ये भी लिख सकता हूं डेल TF समानुपाती डेल P, यानी जो हिमांक में अवनमन है वो वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती होता है या इस पर निर्भर करता है। थोड़ा सा ये समझ में आ गया हो? ये समरूप त्रिभुज लिखा है मैंने, ये इनकी वैल्यूज लिखी है, ये डिफरेंस है। डिफरेंस को मैं यूं लिख सकता हूं और इसको मैंने लास्ट में देखिए पीछे जो कोंथना कोनियन था हिमांक अवनमन, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वहां डेल TP था, यहां डेल TF है और कोई बाकी डिफरेंस ज्यादा इसमें नहीं देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूं समीकरण को। हमने क्या देखा था? ये समीकरण हमने आगे मान लो मैंने कहा समीकरण नंबर 2, समीकरण एक नंबर अपने पीछे भी यही है। यहां से मैं समीकरण 2 को आगे बढ़ाता हूं। राउट के नियमानुसार, किसके अनुसार? राउट के नियमानुसार हम बात जानते हैं कि जो राउट का नियम होता है डेल P अपॉन PB नोट इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N, ये होता है राउट का नियम। इस समीकरण को मैं यूं भी लिख सकता हूं डेल P इज इक्वल टू PB नोट स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। इसको डाल देता हूं मैं समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ध्यान दीजिएगा मैं बोर्ड को साफ कर रहा हूं। समीकरण 3 अपने पास आई, ये राउट का नियम है। किसका नियम है? राउट का नियम। बढ़ाता हूं समीकरण को हम आगे। क्योंकि लंबी डेरिवेशन है इसके अंदर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये समीकरण 3 है। मैं एक बार समीकरण लिख देता हूं ऊपर। तो हमारे पास एक समीकरण आ गई डेल TF समानुपाती डेल P का मान मैं यहां रख रहा हूं PB नोट स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। इसको साफ कर देता हूं मैं। हमारे पास अब समीकरण नंबर, ये समीकरण एक नई आई है। समीकरण को आगे बढ़ाते हैं। देखिए समानुपाती के निशान है, इस समानुपाती के निशान को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो कांस्टेंट वैल्यू T डेल TF इज इक्वल टू K डैश PB नोट स्मॉल n अपॉन कैपिटल N।
हम जानते हैं कि जो स्मॉल एन होता है, स्मॉल एन जो होता है वो W अपॉन M होता है, कैपिटल W अपॉन M होता है। स्मॉल एन पीछे भी आया है, तो समीकरण में डालते हैं डेल TF इज इक्वल टू आ जाएगा KF PB नोट स्मॉल एन अपॉन W इंटू M। ये हमारे पास समीकरण नंबर आ गई। पिछले समीकरण हमने 3 पढ़ी थी, ये समीकरण नंबर आ गई 4। समीकरण 4 में ये केडस, ये थोड़ा केडस क्या है, समानुपातिक स्थिरांक। ध्यान रखना केडस क्या है, समानुपातिक स्थिरांक है। केडस क्या है, समानुपातिक स्थिरांक। समीकरण 4 में केडस पीबी नोट, केडस पीबी नोट और M स्थिरांक है या कांस्टेंट वैल्यू है। इनकी जगह नया स्थिरांक k लिखने पर, नया स्थिरांक k लिखता हूं मैं, k नया स्थिरांक क्या लिखता हूं मैं, k लिखने पर, यानी k डैश इनकी जगह मैं क्या लिखता हूं, k कांस्टेंट लिखता हूं। तो समीकरण 4 से आ जाएगी अपने पास डेल TF इज इक्वल टू k आ गया स्मॉल n अपॉन W। ये समीकरण नंबर अपने पास आ गई 5। कितनी आ गई, 5 समीकरण आ गई। समीकरण 5 में n बराबर 1 मोल, W बराबर 1 ग्राम हो, तो n बराबर 1 मोल और W बराबर कितना हो, 1 ग्राम हो, तो डेल TF इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K। यानी हमारे पास विलेय की 1 मोल और विलायक का 1 ग्राम, विलेय के 1 मोल को विलायक के 1 ग्राम में घोल दिया जाए तो लेसन थ्योरी में जाएगी। विलेय के 1 मोल को विलायक के 1 ग्राम में घोल दिया जाए तो हिमांक जो अवनमन होता है वो स्थिरांक के बराबर आता है। हिमांक जो अवनमन होता है वो किसके बराबर आता है, स्थिरांक के बराबर आता है। समीकरण को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। 1 मोल को 1 ग्राम में घोलना बहुत ही कठिन होता है। यदि आप प्रायोगिक रूप से देखोगे तो 1 मोल को 1 ग्राम में घोलना बहुत ही कठिन होता है। इसीलिए आप क्या करते हो, जो K है, क्या है कि ये मैं लिखता हूं, यहां लिखता हूं इसको थोड़ा सा आगे। यदि विलायक की मात्रा 1000 ग्राम हो तो, विलायक की मात्रा कितनी हो, 1000 ग्राम हो तो K बराबर K इंटू 1000, K बराबर क्या जाएगा, KF इंटू 1000। तो समीकरण आ जाएगी डेल TF बराबर आ जाएगा KF इंटू 1000 अपॉन स्मॉल n अपॉन W। हमारे पास एक नई समीकरण आ गई, KF इंटू 1000 इंटू स्मॉल n अपॉन क्या आ गया, W आ गया। अब क्या करते हैं, मैंने कहा विलायक की मात्रा क्या कर ले, हम 1000 ग्राम ले लें। मैं लिखता हूं W बराबर 1000 ग्राम, n बराबर क्या आ गया, 1 मोल। W बराबर 1000 ग्राम, n बराबर क्या आ गया, 1 मोल। तो मैं समीकरण अपने पास आ जाएगी डेल TF बराबर KF इंटू 1000 इंटू ये आ जाएगा 1 और W आ जाएगा अपना 1000। ये 1000 से क्या आ गया, 1000 कैंसिल। तो जो डेल TF है वो किसके बराबर आ गया, डेल TF इज इक्वल टू आ गया KF। यानी विलायक की मात्रा क्या हो, 1000 ग्राम और विलेय कितना हो, 1 मोल। विलेय कितना हो, 1 मोल हो। तो जो हिमांक अवनमन है वो मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक
KF को कहते हैं मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। यानी विलायक की मात्रा कितनी हो, 1000 ग्राम, और विलय कितना हो, 1 मोल हो, तो डेल TF की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आती है, KF के बराबर आ जाती है। ये जो समीकरण आपकी आई है, यहां दिख रही है तुम्हें समीकरण, जैसे मान लो समीकरण नंबर इसको मैंने 5 माना था, इस समीकरण को मानता हूं मैं 6। इसी समीकरण से दोबारा मैं कुछ वैल्यूज देखता हूं, इस समीकरण को ध्यान से देखोगे, इसी समीकरण से, समीकरण 6 से, ये जो इतनी वैल्यू दिख रही है तुम्हें, तो ये है मोललता। क्या है, मोललता। हमने मोललता पीछे पढ़ी, क्या है, मोललता है। तो डेल TF बराबर क्या आ जाएगा, KF इंटू मोललता। KF क्या है, कांस्टेंट है, तो डेल TF बराबर क्या आ जाएगा, डेल TF समानुपाती क्या आ जाएगा, M। अर्थात अपने क्या कह सकते हैं कि जो हिमांक अवनमन है वो मोललता के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, मोललता के समानुपाती होता है। यही अणुसंख्यक गुणधर्म है। यही क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म है। अब थोड़ा मैं और समीकरणों को देख लेता हूं सवाल के लिए, अपने जो न्यूमेरिकल करते हैं उनके लिए। जो समीकरण अपने पास 5 है, इसी समीकरण से मैं दोबारा लेता हूं। जो समीकरण 5 अपने पास है, ऊपर लिखता हूं डेल TF इज इक्वल टू के, डेल TF इज इक्वल टू के स्मॉल n अपॉन W। ये जो हमारे पास समीकरण है, डेल TF इंटू के स्मॉल n अपॉन W। स्मॉल n जो है उसके बराबर लिखता हूं मैं W0 अपॉन M0, और जो W है, सॉरी, स्मॉल n इज इक्वल टू क्या है, मैं लिखता हूं W0 अपॉन M0। इसी समीकरण से मैं थोड़ा और अपने एक फॉर्मूले को बनवा सकता हूं। इसी प्रकार हम थोड़ा सा और देखें, एक समीकरण अपने पास ये भी आई है, समीकरण नंबर 6। समीकरण नंबर जो 6 आई है, इससे भी अपने एक नई समीकरण बना सकते हैं, जो ये सवाल के लिए सिर्फ है। स्मॉल n के बराबर लिखता हूं मैं W0 अपॉन M0। तो हमारे पास जो समीकरण आएगी, हमारे पास समीकरण आ जाएगी, थोड़ा सा मैं बोर्ड को साफ करता हूं। ये समीकरण देखिए, समीकरण 6 में n बराबर W0 अपॉन M0 रखता हूं, तो डेल TF इज इक्वल टू आ जाएगा अपना, डेल TF इज इक्वल टू KF इंटू 1000 इंटू स्मॉल n बराबर क्या लिखा है, W0 अपॉन M0। W0 अपॉन क्या आ जाएगा, M0 इंटू क्या आ जाएगा, W। ये आ जाएगा डेल TF बराबर। यहां से अपने M0 भी ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं, M0 विलय का जो भार है, जो द्रव्यमान है, वो भी अपने क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ये भी समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से हम M0 ज्ञात कर सकते हैं, तो M0 क्या आ जाएगा, M0 या M0 इज इक्वल टू आ जाएगा KF इंटू 1000 इंटू W0 अपॉन डेल TF इंटू W। बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण सवाल के लिए, याद रखना इसको। ये भी और ये भी दोनों समीकरण अपने सवाल के लिए क्या रखनी है, याद रखनी है। तो इस समीकरण की सहायता से हम विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। किसकी गणना कर सकते हैं, विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना हम कर सकते हैं। एक समीकरण दी गई थी, वान टॉप ने दी थी। किसने दी थी, वान टॉप ने KF के संदर्भ में एक समीकरण दी थी ऊष्मागतिकी द्वारा। तो समीकरण थी M इंटू R इंटू TF स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल H फ्यूजन। डेल H क्या है, फ्यूजन। फ्यूजन जो अपने बात करें, गलन की ऊष्मा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, गलन की ऊष्मा। ये वान टॉप द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी, वान टॉप द्वारा दी गई समीकरण है ये, वान टॉप।
वैज्ञानिक था उसके द्वारा दी गई थी, जिसके द्वारा उसने KF की गणना की थी। KF इज इक्वल टू m इंटू आर इंटू TF स्क्वायर 1000 इंटू डेल H फ्यूजन। सिस्टम तो यहाँ तक था पीछे तक ही, लेकिन ये कुछ न्यूमेरिकल्स पोर्शन है जो अपने इस पार्ट में न्यूमेरिकल करेंगे, तभी तुरंत इसके बाद न्यूमेरिकल ही करने हैं इसके। थोड़ा सा उतार लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिए फॉर्मूले। तो ये था अपना हिमांक अवनमन। क्या था? हिमांक अवनमन। इसके कुछ सवाल हैं, उस सवालों को अपने करते हैं। दो सवाल देखते हैं इसके। सवाल है, पहले सवाल न्यूमेरिकल दिए गए 18 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला जाता है तो प्राप्त विलयन का हिमांक ज्ञात करो। यानी 18 ग्राम ग्लूकोज है, उसको कितने में? 500 ग्राम जल में घोला जाता है तो प्राप्त विलयन का हिमांक ज्ञात करो। सबसे पहले हमें एक तो KF दिया है और हमें क्या दिया है? 18 ग्राम ग्लूकोज है, यानी जो विलय की मात्रा है वो 18 ग्राम दी है और 500 ग्राम जल में। तो हमें सबसे एक फॉर्मूला आप याद होगा आपको, तो फॉर्मूला यहां काम करता है डेल TF बराबर KF इंटू M। डेल TF बराबर क्या होता है? KF इंटू M। आपको KF दिया गया है, क्या दिया गया है? KF दिया गया है। आपको सबसे पहले M ज्ञात करना है। तो M जो होता है, अपने मोललता के बारे में पढ़ा भी है, M जो होता है वो विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलय का अनुभार। विलय जो क्या है? ग्लूकोज है। विलय क्या है? ग्लूकोज, और ग्लूकोज का अनुभार होता है 180। कितना होता है? 180। और विलय का जो भार है वो कितना दिया है? 500 ग्राम। कितना दिया है? 500 ग्राम। तो हमने पीछे पढ़ा है ग्राम में मात्रा बटा अनुभार इंटू 500 इंटू 1000। आपने फॉर्मूला पढ़ा है। इस फॉर्मूले से यदि सॉल्व करते हुए M को, तो M की वैल्यू आती है 1/5। M की वैल्यू कितनी आती है? 1/5 आती है। आप सॉल्व कर लेना इसको। तो अपन सॉल्व करेंगे, फिर क्या करेंगे? डेल TF बराबर KF कितना दिया है? 1.86 इंटू M कितना आ गया? 1/5। यदि आप इसको सॉल्व करते हो, जो डेल TF इसको सॉल्व करते हो, आपको वैल्यू दी गई सामने, तो डेल TF का जो मान आता है वो आता है 0.372। कितना आता है? 0.372। आपको क्या चाहिए? विलयन का हिमांक चाहिए। हम जानते हैं कि डेल TF बराबर क्या होता है? TF माइनस TS होता है। TF माइनस TS होता है। अपने को चाहिए TS चाहिए, तो डेल TF इधर जाएगा तो ये माइनस TF हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा? TF। अपने को क्या चाहिए? सॉरी, अपने को TS चाहिए। क्या चाहिए? अपने को TS चाहिए। तो TS अपन क्या कर सकते हैं? इसको निकाल सकते हैं। TS कैसे निकल जाएगा? डेल TF माइनस TS होता है। इस फॉर्मूले को यूं ले जाएं अब, तो बन जाएगा फॉर्मूला TS इज इक्वल टू, पीछे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, TF माइनस डेल TF, सॉरी। अब TF जो होता है शुद्ध विलायक है। शुद्ध विलायक का जो हिमांक होता है, जल अपने पास इसका होता है 273, और TF कितना? TF अपना आ गया माइनस 0.372। इसको माइनस करोगे आप, तो माइनस करते वैल्यू आएगी 200। इसको माइनस कर लेना, माइनस करोगे तो 273 में से 0.372 इसको कम कर देना, तो लगभग 272 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। 272.628 की समथिंग वैल्यू आ जाएगी। इसको आप सॉल्व करना इससे। अगला सवाल दिया है 15 ग्राम यूरिया को 250 ग्राम जल में डालने पर, 15 ग्राम यूरिया है डालने पर प्राप्त विलयन का कंथनांक ज्ञात करो। यदि जल के लिए Kb कितना दिया है? इतना दिया है। तो फॉर्मूला अपने सबसे पहले आना चाहिए। अपने को डेल TB बराबर सूत्र आना चाहिए। डेल TB बराबर क्या होता है? KB इंटू W0 अपॉन M0। KB इंटू W0 अपॉन M0 अपॉन
W इंटू 1000, ये एक फॉर्मूला होता है, हमने पीछे पढ़ा इस फॉर्मूले को। इस फॉर्मूले में अपने को सबसे पहले डेल टीबी याद करना है। आपको केबी की वैल्यू दी गई है, W0 आपको 15 ग्राम दी गई है, M0 यूरिया का जो अणु भार होता है वो 60 होता है। कितना होता है? 60 होता है। और जो विलायक है 250 ग्राम, इसकी मात्रा कितनी दी है? 250 ग्राम दी है। तो आप इससे डेल टीबी निकाल सकते हो। तो वैल्यू आ जाएगी डेल टीबी इज इक्वल टू, केबी का मान कितना दिया है? 0.52, W0 कितनी दी है? 15 ग्राम इंटू 1000 अपॉन M0 होता है 60 ग्लूकोज का, और W कितना दिया है? 250 ग्राम, ये W दिया हुआ है। इस वैल्यू को आप यदि सॉल्व करते हो तो ये जो वैल्यू है डेल टीबी आएगी 0.52। कितनी आएगी? 0.52। अब 0.52 आगे डेल टीबी अपन जानते हैं कि डेल टीबी बराबर क्या होता है? टीएस माइनस टीबी होता है। टीएस माइनस टीबी होता है। अपने को क्या चाहिए? विलियन का कौंथनांक चाहिए, ये चाहिए अपने को। तो डेल टीबी ये हो जाएगा इधर प्लस प्लस टीबी इज इक्वल टू आ जाएगा टीएस। टीबी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? टीएस। डेल टीबी कितना है अपना? 0.52 प्लस टीबी शुद्ध विलायक का कौंथनांक कितना होता है? शुद्ध विलायक जल है, उसका होता है 373 केल्विन के आसपास होता है, 373 केल्विन। इसको जब जोड़ोगे तो वैल्यू आ जाएगी 373.52। कितनी आ जाएगी? 373.52। तो ये देश के कुछ 2 सवाल मैंने इसके ऊपर करवाए हैं। आज अपने हिमांक अवनमन के बारे में पढ़ा और इसके कुछ न्यूमेरिकल पढ़े। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।